एसएससी सीजीएल 2025 और सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम्स के दौरान काफ़ी सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम्स टेक्निकल ग्लिचेज, सर्वर क्रैशेज और लास्ट मिनट कैंसिलेशन की वजह से अफेक्टेड हुए हैं। इसके पीछे एक मेजर रीजन ये है कि एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करने वाले वेंडर को टीसीएस से बदलकर एडिक्विटी को दे दिया है। स्टूडेंट्स और टीचर्स का एलिगेशन ये है कि ये कंपनी पहले भी कंट्रोवर्सीज में रही हैं। इस मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट किए, जिसमें दिल्ली चलो जैसे कैंपेन्स भी शामिल हैं। प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें पीसफुली प्रोटेस्ट करने पर भी लाठीचार्ज और बदतमीजी का सामना करना पड़ा। इस कंट्रोवर्सी के वजह से स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर और एग्जाम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। आइए समझते हैं ऐसे सिमिलर केसेस में कोर्ट ने क्या कहा है। नमस्कार, मैं एडवोकेट राहुल कुमार और स्वागत है आपका द बोरिंग लॉयर में। 26 दिसंबर 2009 को DSSB ने मल्टीपल पोस्ट्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करते हुए एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया, जिसमें से एक पोस्ट ग्रेड 2 हेड क्लर्क भी थी। टोटल 231 वैकेंसीज के लिए 62,056 एप्लीकेशन रिसीव हुई और 61,179 को एलिजिबल पाया गया। एग्जामिनेशन 2 टीयर में था, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स 29 जून 2014 यानी 5 साल बाद कंडक्ट हुआ, जिसमें सिर्फ 8,224 कैंडिडेट अपीयर हुए। खास बात यह कि 4,712 कैंडिडेट यानी अप्रॉक्स 55% दिल्ली के 22 पिन कोड से थे, जबकि टोटल 609 पिन कोड से एप्लीकेशंस आए थे। 14 अक्टूबर 2014 और 27 मार्च 2015 के बीच DSSB को टीयर 1 एग्जामिनेशन में सीरियस इरेगुलरिटीज के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स मिली, जैसे क्वेश्चन पेपर का लीकेज, मास चीटिंग, सेम फैमिली मेंबर्स को कॉमन एग्जामिनेशन सेंटर और रूम्स अलॉट करना और कैंडिडेट्स की इम्पर्सनेशन। टीयर 1 एग्जामिनेशन के रिजल्ट 21 अक्टूबर 2014 को डिक्लेयर हुए और 2,415 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। टीयर 2 एग्जामिनेशन 29 मार्च 2015 को कंडक्ट हुआ और उसके रिजल्ट 15 जुलाई 2015 को डिक्लेयर हुए। 22 अगस्त 2015 को चीफ मिनिस्टर GNCTD के ऑफिस में ग्रेड 2 DASS की पोस्ट के लिए DSSB द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जामिनेशंस में इरेगुलरिटीज के रिगार्डिंग सीरियस कंप्लेंट्स मिलने के बाद डायरेक्टर विजिलेंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईस्ट की एक कमेटी अपॉइंट की गई, ताकि वो इस मैटर की इंक्वायरी करें और अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। 50 कैंडिडेट्स जिनके टीयर 1 टेस्ट में अच्छे मार्क्स थे, जैसे 200 में से 170, उन्होंने टीयर 2 टेस्ट में 50 से भी कम मार्क्स स्कोर किए और कुछ कैंडिडेट्स को तो 0 मार्क्स भी आए। रैंडमाइजेशन ना होने की वजह से जो कैंडिडेट्स क्लोजली रिलेटेड थे वो एक सीक्वेंस में बैठे। कैंडिडेट्स का एक बड़ा हिस्सा एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करता था। टीयर 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट होने में लगभग 5 साल की देर हुई। इसकी वजह से 62,056 एप्लीकेशंस में सिर्फ 8,224 ही टीयर 1 एग्जाम में अपीयर हुए, जिसकी वजह थी कि कैंडिडेट्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। कमेटी ने एलिजेड इरेगुलरिटीज के बारे में DSSB के ऑफिसर्स को एक क्वेश्चनर भेजा था, पर उन्होंने सवालों का जवाब देने में अपनी इनएबिलिटी शो की। वीडियोग्राफी ब्लर्ड थी, थंब इंप्रेशंस अनरिकॉग्निजेबल थे, जैमर्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे और कैंडिडेट्स को उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के इररेस्पेक्टिव अपीयर होने दिया गया। एक रैकेट था जिससे कैंडिडेट्स की इंपर्सनेशन हो रही थी। इस रैकेट में अनिल कुमार मलिक नाम का एक आदमी शामिल था, जो एक पार्टिकुलर सेंटर पर चीफ इन्विजिलेटर था और एलिजेडली उसका कनेक्शन एक कोचिंग सेंटर से था, जो क्वेश्चन पेपर्स के लीकेज में भी इन्वॉल्व था। कमेटी ने एलिगेशन नोट किया कि इस आदमी ने रिपीटेडली DSSB के स्टाफ की हेल्प से अपनी पसंद की सेंटर्स पर अपनी ड्यूटीज लगाई थी और इम्पर्सनेशन के इंस्टेंसेज सामने आए थे। इस बैकड्रॉप में डॉक्यूमेंट्री मटेरियल के वॉल्यूमिनस नेचर को देखते हुए कमेटी का व्यू था कि CBI या क्राइम ब्रांच इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। कमेटी ने यह भी नोटिस किया कि एडमिट कार्ड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से इशू किए जा रहे थे, जो एडवर्टाइजमेंट में प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं था।
कैंडिडेट की एप्लीकेशंस के मुकाबले कम प्रोपोर्शन में अपीयर होने का ये एक मेन रीजन था कि कैंडिडेट्स का इंटरनेट एक्सेस ना कर पाना, ताकि वो ई एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकें। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट में ये मेंशन नहीं था कि एडमिट कार्ड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू ही इशू किए जाएंगे। फिर सेकंड कमेटी को इसलिए बनाया गया कि वो इस पोस्ट की मेरिट लिस्ट में कंसिडरेशन में आने वाले सभी कैंडिडेट्स के क्रेडेंशियल्स को चेक करें, ताकि कैंडिडेट और उनकी कैंडिडेचर की ऑथेंटिसिटी जांची जा सके। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये एंटायर एग्जाम प्रोसेस कैंसिल हो गया, जिसको सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह आर्ग्यू किया गया कि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपने 23 दिसंबर 2015 की नोटिंग के थ्रू ये डायरेक्शन दी कि सिलेक्शन जोन के कैंडिडेट्स में इंपर्सनेशन की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए, तो इसका सीधा मतलब था कि DSSB ने एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटीज हुई हैं या नहीं, इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो एक्सेप्ट कर लिया गया था और इंपर्सनेशन चेक करने के अलावा कुछ और नहीं बचा था। इसलिए ये सबमिट किया गया कि जब सेकंड कमेटी इस कंक्लूजन पर पहुंची कि सिलेक्शन जोन के 281 कैंडिडेट्स में किसी में भी इंपर्सनेशन नहीं पाया गया, तो इसके बाद एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का कोई बेसिस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केस के फैक्ट्स और एविडेंस को एनालाइज करते हुए कहा कि पब्लिक सर्विसेज में रिक्रूटमेंट को पब्लिक कॉन्फिडेंस कमांड करना चाहिए। जिन लोगों को रिक्रूट किया जाता है उनका मकसद गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से जुड़े पब्लिक फंक्शंस को पूरा करना होता है। जहां पूरा प्रोसेस ही फ्लॉड पाया जाता है, वहां उसके कैंसिलेशन से उन कुछ लोगों को अनडाउटेडली मुश्किल हो सकती है जो स्पेसिफिकली रॉन्ग डूइंग में शामिल नहीं पाए जाते। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एग्जामिनेशन से रिलेटेड थी। कंप्लेंट्स को पहली कमेटी ने केयरफुली एनालाइज किया और सीरियस इरेगुलरिटीज पाई। इसके अलावा DSSB और उसके ऑफिशियल्स का कंडक्ट भी खुद ही डाउट के घेरे में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक पूरे एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी सिस्टमिक इरेगुलरिटीज से विसिएट हो जाती है, तो इशू ये नहीं होता कि टेंटेड कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। इस प्रेजेंट केस में जैसा कि हमने देखा है, टीयर 1 एग्जामिनेशन तक इक्वल एक्सेस का बेसिक डिनायल था। इसलिए हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल दोनों ने सिर्फ सेकंड कमेटी की रिपोर्ट पर एक्सक्लूसिव फोकस करके गलती की, जो कि इंपर्सनेशन के इशू तक ही लिमिटेड थी। जहां पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्रूटमेंट सिस्टमिक फ्रॉड या इरेगुलरिटीज की वजह से विसिएट खराब हो जाता है, वहां पूरा प्रोसेस ही इलेजिटिमेट बन जाता है। दूसरी तरफ जहां उन लोगों को अलग करना पॉसिबल हो जिन्होंने मेल प्रैक्टिसेस की हैं और उनकी गलती की सजा देना पॉसिबल हो, तो ये अनफेयर होगा कि उनका बोझ उन लोगों पर डाला जाए जो निर्दोष हैं। इनोसेंट लोगों को और गलत काम करने वालों को एक जैसा ट्रीट करना और निर्दोष लोगों पर पूरे प्रोसेस के कैंसिलेशन का बोझ डालना आर्टिकल 14 के खिलाफ होगा, क्योंकि अनइक्वल्स को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। जो एलिगेशंस पहली कमेटी ने केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद सही पाए, उनका नेचर ये था कि प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो चुकी थी। ऐसी सिचुएशन में जब गवर्नमेंट पूरे प्रोसेस को कैंसिल करने का डिसीजन लेती है, तो उसे इरेशनल या आर्बिट्री नहीं माना जा सकता। अगर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर फेयर प्रोसीजर और प्रोपोर्शनलिटी का यार्डस्टिक अप्लाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस देते हुए कहा कि DSSB और GNCTD को अब ऐसे इंसिडेंट्स को दोबारा होने से रोकने के लिए एडिक्वेट मेजर्स लेने चाहिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी और पब्लिक कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, और एग्जाम कैंसिलेशन नोटिफिकेशन अपहोल्ड किया। अगला केस सत्यनिष्ठ वर्सेज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसमें कैंडिडेट के 3 मिनट बर्बाद करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनसेटरी मार्क्स दिए। इस केस में पेटिशनर ने 4 मई 2025 को कंडक्ट किए गए नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 के लिए रजिस्टर किया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ था। दोपहर 1:20 पर सेंटर पहुंचने पर पेटिशनर को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस में टेक्निकल इशू की वजह से डिले का सामना करना पड़ा, जिसके बिना कैंडिडेट्स को एंट्री नहीं मिल रही थी। सेंटर ऑफिशियल्स ने अफेक्टेड कैंडिडेट्स को
कंडीशनल एंट्री के लिए सेंटर सुपरिटेंडेंट को रिटर्न एप्लीकेशन देने को कहा। पेटिशनर ने दोपहर 1:55 तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट की और उसे एग्जाम देने की परमिशन मिल गई, लेकिन दोपहर 3:30 बजे के आसपास उसे दोबारा आधार वेरिफिकेशन करने और एप्लीकेशन को रीसबमिट करने को कहा गया, जिस वजह से उसका एग्जाम टाइम वेस्ट हुआ और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। पेटिशनर ने एनटीए को लॉस्ट टाइम के लिए ग्रेस मार्क्स मांगते हुए एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, जिसे बाद में एनटीए ने एक्नॉलेज भी किया। ओएमआर सीट 5 जून 2025 को शेयर की गई और रिजल्ट 14 जून 2025 को डिक्लेयर हुए, जिसमें पेटिशनर ने 529 मार्क्स स्कोर किए और उसका परसेंटाइल 98.86% था। उसने 15 जून 2025 को अपना ग्रीवांस दोबारा बताते हुए एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। पेटिशनर ने मांग रखी थी कि एनटीए उसके ग्रीवांस को कंसिडर करे और दिशा पंचाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट में दिए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के हिसाब से उसको कंपनसेटरी मार्क्स दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले ये एग्जामिन किया कि क्या पेटिशनर का सच में टाइम वेस्ट हुआ था या नहीं, और एनटीए द्वारा दी गई सीसीटीवी फुटेज को देखने पर पाया कि पेटिशनर को 2 बार रोका गया था, एक बार लगभग 1 मिनट 12 सेकंड के लिए और फिर 2 मिनट 20 सेकंड के लिए, जिससे टोटल 3 मिनट 32 सेकंड का नुकसान हुआ। हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने होते हैं, जिसका मतलब है कि हर क्वेश्चन के लिए एवरेज 1 मिनट मिलता है। इस टाइम सेंसिटिव सिचुएशन में जहां हर सेकंड काउंट होता है, 3 मिनट 32 सेकंड का नुकसान छोटा नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने पेटिशनर की यह बात भी मानी कि इंटरप्ट होने के बाद उसको वापस से फोकस करने में टाइम लगा होगा, भले ही उस टाइम को क्वांटिफाई ना किया जा सके। हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि एनटीए का खुद का ही केस था कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी पूरा नहीं हो पाया था और पेटिशनर ने पहले ही एक अंडरटेकिंग सबमिट कर दिया था जिसमें उसने किसी डिस्क्रिपेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली थी। इसके बावजूद बीच एग्जामिनेशन में दोबारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए रोका गया, जिसे कोर्ट ने अनजस्टिफाइड माना, क्योंकि बाद में पेटिशनर की बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिली। ये ऑब्जर्व किया गया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एग्जाम के बाद भी हो सकता था जब कैंडिडेट पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, ताकि प्रोसीजरल इंटीग्रिटी और फेयरनेस बनी रहे और एग्जामिनर का कोई नुकसान ना हो। हाई कोर्ट ने एनटीए के इस आर्गुमेंट को भी डिसमिस कर दिया कि पेटिशनर लास्ट मिनट में एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि एक कैंडिडेट किस तरीके से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करता है, यह ना तो एनटीए और ना ही ये कोर्ट कमेंट कर सकती है। एग्जाम की स्ट्रेटेजी सिर्फ स्टूडेंट की अपनी होती है, उसके कंडक्ट को देखकर इस बारे में कुछ भी डिड्यूस नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कंक्लूड किया कि स्टूडेंट के अलॉटेड टाइम का एक हिस्सा ले लेना और इस एक्ट को यह कहकर जस्टिफाई करना कि स्टूडेंट ने उस टाइम का इस्तेमाल नहीं किया सही नहीं होगा। इसलिए जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया कि पेटिशनर ने बिना किसी गलती के एग्जाम के दौरान 3 मिनट 32 सेकंड का टाइम लॉस सफर किया है और उसको उसके लिए कंपनसेट किया जाना चाहिए। दिशा पंचाल केस की तरह ही इस केस में भी सीसीटीवी फुटेज से उसके डिजर्विंग कंपनसेटरी मार्क्स के लिए रेलिवेंट फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। इसलिए दिशा पंचाल में दिए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को इस केस में अप्लाई किया जा सकता है। कोर्ट ने एनटीए को डायरेक्शन दी कि वो दिशा पंचाल में दिए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को अप्लाई करके पेटिशनर को ग्रेस मार्क्स दें और अपडेटेड रिजल्ट या स्कोर कार्ड उसे कम्युनिकेट करें और 5 दिन के अंदर अपलोड करें। ये एंश्योर करने के लिए कि पेटिशनर की रिवाइज्ड रैंक से दूसरे कैंडिडेट्स की रैंक पर कोई असर ना पड़े, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसे सुपर न्यूमरी रैंक दी जाए। ये साफ किया गया कि रिवाइज्ड स्कोर और रैंक के बेसिस पर पेटिशनर बची हुई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे और इससे ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी सीट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि उसके सामने कुछ इंडिविजुअल केसेज आए हैं जहां कैंडिडेट्स का एग्जाम टाइम उनकी गलती ना होने की वजह से वेस्ट हुआ। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो ऐसे हर कैंडिडेट के लिए सीसीटीवी फुटेज देखे। ऐसे केसेज को एक्सपर्ट्स की एक बॉडी द्वारा ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से जांचा जाना चाहिए। इसलिए
एनटीए को डायरेक्शन दी गई कि अगर पहले से कोई स्टैंडिंग ग्रीवांस रिट्रेसल कमेटी नहीं है तो वो एक बनाएं, जहां इस तरह के कैंडिडेट्स अपने ग्रीवांसेज के रिट्रेसल के लिए जा सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी को ये भी लिबर्टी दी गई कि वो एग्जामिनेशन के लिए एक ज्यादा सूटेबल या एप्रोप्रिएट फॉर्मूला डिवाइज कर सकते हैं। जिलेदारी क्वालिफाइंग एग्जाम 2018 का रिजल्ट जब स्टेट ने मेल प्रैक्टिस और करप्शन की वजह से कैंसिल कर दिया था, तो उसके बाद फाइल किए गए 2 पेटिशंस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का गवर्नमेंट का डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट और प्रीएम्बल में सेट किए गए गोल के हिसाब से सही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को अगले 60 दिनों के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करना और उसका रिजल्ट पब्लिश करने का निर्देश दिया। फेयरनेस, सैंक्टिटी और इंटीग्रिटी एंश्योर करने के लिए कोर्ट ने 5 मेंबर्स की कमेटी बनाने को कहा। ये कमेटी पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को सुपरवाइज करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए सिलेक्शन फेयर, इम्पार्शियल और रिक्रूटमेंट रूल्स के प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14 और 16 के मैंडेट के हिसाब से होना चाहिए। अगर सिस्टमैटिक इरेगुलरिटीज, करप्शन और मेल प्रैक्टिसेज होती हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस विसिएट हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 16 में दी गई इक्वालिटी क्लॉज का वायलेशन है। इस तरह क्योंकि कमिटीज की रिपोर्ट ने यह सजेस्ट किया कि मेल प्रैक्टिसेज में शामिल कैंडिडेट्स को अलग करना पॉसिबल नहीं था और इंक्वायरी में सीरियस नेचर की डेफिशिएंसी पाई गई, जिन्होंने पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस की लेजिटिमेसी पर असर डाला। इसलिए कोर्ट ने यह माना कि पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का गवर्नमेंट का डिसीजन इरेशनल या आर्बिट्री नहीं है। तो हमने देखा कि कोर्ट्स रिक्रूटमेंट एग्जाम की फेयरनेस और कैंडिडेट के राइट्स के लिए अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड हैं। स्टैंडिंग कमेटी का रोल, जो एग्जाम से रिलेटेड इन इश्यूज को मॉनिटर और रिजॉल्व करता है, कितना इंपॉर्टेंट है। आप अपने राय कमेंट्स में जरूर बताइए।